यार सफदर, आजकल तो कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। पिछले 3 दिनों से इधर से उधर घूम रहा हूँ। ना जाने आजकल की औरतों को क्या हो गया है कि हमेशा अपना बैग संभाल के रखती हैं। कितने दिनों से मेरा तो हाथ तंग जा रहा है। खाने पीने को चीज़ें खरीदनी हैं मगर पैसे नहीं। मेरा दोस्त सफदर मेरे घर पे आया हुआ था और उससे बस एक ही बात की कि मुझे चाय का एक कप और साथ में कुछ खाने का दे दो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और उसे मैंने इतनी बड़ी तकरीर सुना दी। मैं कैसे न सुनाता। मेरे पास खुद को खाने को ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। किचन में थोड़ा बहुत राशन बाकी रह गया था। मैं उसे कैसे कुछ खाने का दे सकता था। मेरी बात सुन के वो हैरान हुआ और कहने लगा कि यार, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। ये तो मेरी तबीयत ख़राब थी। कुछ दिनों से मैं काम पे जा नहीं सका वरना तुम्हारे पास कभी ना आता। सफदर मेरा अच्छा दोस्त था जो अब मुझसे इस तरह की बात कर रहा था, वो भी मेरी बात के जवाब में। और वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। आज से पहले कभी भी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। वो हमेशा बैंक के बाहर खड़ा रहता और वहीं से आने जाने वालों की जेब काट लेता। मगर मैं तो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर औरतों के पर्स छीना करता था। उसकी बात सुन के मुझे उस पर ज़रा तरस आया, इसलिए मैं फ़ौरन से उठ के किचन में आ गया। ये मेरा आबाई घर नहीं था, ये वो घर था जो मैंने अपने आबाई घर को बेच के ख़रीदा था। ये सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल था और इसके साथ एक छोटा सा किचन और एक छोटा सा बाथरूम भी था। मैं किचन में आया और चाय बनाने लगा। सुबह मैं बाजार से गाजर का हलवा ले आया था क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने वैसे ही सफदर से इतना कुछ कह दिया था जिसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। मेरे हालात इतने भी तंग नहीं थे जितने मैंने उससे कहे थे। मैंने वो गाजर का हलवा भी गर्म कर लिया। वो जैसा भी था मेरा दोस्त था और पहली मर्तबा मुझसे खाना तलब कर रहा था, तो मेरा हक बनता था कि मैं उसका साथ दूँ। जब मैं गाजर का हलवा लेकर सफदर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे इतने दिनों से उसने ये सब कुछ खाया ही नहीं है। यार, गाजर का हलवा तो मैंने कब से खाया ही नहीं। मुझे तो आखिरी बार याद भी नहीं कि कब मैंने गाजर का हलवा खाया था। वो एक चम्मच मुंह में रखते हुए बोला तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं हमेशा से ही दूसरों को खुश करके खुश होता था, लेकिन आजकल मैं कुछ बदलने लगा था क्योंकि मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था। आजकल खवातीन ने क्रॉस बॉडी बैग्स ले लिए थे और वो हर वक्त उसे अपने साथ चिपकाए रखती थी जिससे वो बैग छिन नहीं सकता था। मगर अब मैं सोच रहा था कि मुझे भी अपना तरीका वारदात बदलना पड़ेगा। यूँ तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अभी तो मेरे पास कुछ न कुछ सेविंग्स थी। ये अलग बात थी कि मैंने अपने किसी दोस्त को वो सेविंग्स शो नहीं करवाई थी। मुझे डर था कि हर कोई मुझसे उधार मांगने के लिए आ जाएगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि वो गाजर का हलवा खाने के साथ साथ बीच बीच में चाय भी पी रहा था। दोनों चीज़ें ख़त्म करने के बाद वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब मैं घर जाता हूँ, रात होने वाली है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक के 500 रुपए दिए। सफ्तर, उन पैसों से जाते हुए कोई ना कोई दवाई खरीद लेना। दवाई खाओगे तो ही ठीक होगे, वरना यूं ही बीमार रहोगे और काम भी नहीं कर पाओगे। और अगर काम नहीं करोगे तो फिर यूं ही भूखे मरते रहोगे। और हम सबको पता है कि जब तक हम अपने लिए खुद नहीं कमाएंगे कोई हमें कमा के नहीं खिलाएगा। मैं उसे समझाने लगा था। मेरे समझाने पे वो मुस्कुराने लगा और फिर मेरे घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने गेट बंद कर दिया और फिर से अकेला हो गया। ये तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। जब भी रात का वक्त होता था तो वो मनहूस घड़ी मुझे याद आ जाती थी जो तकरीबन आज से 8 साल पहले की एक तल्ख हकीकत थी। मैं उसी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में आ गया और बिस्तर में दुबक गया, क्योंकि खाना मैंने दोपहर को बहुत ज़्यादा खा लिया था और अब खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और ना ही मैंने आज खाना बनाया था। मैं बिस्तर में दबका हुआ उस वक्त के बारे में सोचने लगा जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। फिर उसे सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर में भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। यह नई बात नहीं थी, ये तकरीबन रोज़ का मामूल था। जब भी मैं उठता था तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होता। एक तो मैं आधी आधी रात तक जाग के अपने माजी को सोचता रहता था और फिर अपने अजीज़ों के रवैयों को याद करके मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे जो मेरी आंखों को लाल कर देते थे और दिमाग बोझल हो जाता था। सुबह सवेरे उठ के मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेके छत पे पहुंच गया। सुबह सवेर तो नहीं थी, 10 बज चुके थे, लेकिन मेरे लिए ये सुबह सवेर ही थी। धूप निकल चुकी थी। मेरा घर तो ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर एक कमरा, बाथरूम और किचन एक साथ मिले हुए थे और उनके ऊपर छत भी पक्की थी। सहन में बहुत पुरानी सीढ़ी भी थी। उसी के ज़रिए से मैं छत पे पहुंच जाता था। छत पे पहुंचकर मैं चाय पीने के साथ-साथ इर्द-गिर्द के घरों में झांक रहा था। यहाँ पर कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता था क्योंकि हर किसी के लिए मैं एक गैर था। यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं जानता था।
चाय का कप मेरे हाथ में था कि अचानक से मेरी नज़र सामने वालों की छत पे गई और वो हसीना मुझे फिर से दिखाई दे गई। इस बार वो मुझे पूरे 10 दिन बाद दिखाई दी थी। लग रहा था कि वो मरी से वापस आ गई है। कुछ दिनों पहले मुझे मोहल्लेदारों से इत्तला मिली थी कि वो मरी अपने चचा के घर कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए गई हुई है और अब वो वापस आ चुकी थी। मैं उसे हमेशा दूर दूर से ही देखता था। मैंने आज तक ना ही कभी उससे बात की थी और ना ही कभी उसे बताया था कि वो मुझे कितनी पसंद है। और वैसे भी मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे बताता। आखिर मुझ में था ही क्या? मैं तो था ही एक चोर। वो कैसे मुझे पसंद कर सकती थी? इसीलिए आज तक मेरी ज़ुबान पे ताले लगे हुए थे। मैंने कभी भी किसी से इस बात का ज़िक्र नहीं किया था। मैं उसे बड़ा गौर से देखने लगा था। वो कपड़े सुखाने के लिए तार पे डाल रही थी और फिर कपड़े डालने के बाद वो नीचे चली गई तो मैं भी नीचे आ गया। अब मेरा ऊपर कोई काम नहीं था। उसे देखने के बाद मेरा दिल सुकून में आ जाता था। अब मेरा दिल हशाश बशाश हो गया था। मैंने उसी वक्त ही अपने लिए नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करने के बाद नहा धोकर मैं घर से बाहर निकल आया। मेरे हुलिये से बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता था कि मैं कोई चोर हूँ, मगर मैं औरतों के पर्स ही छीना करता था और फिर यूं ही चलते चलते मैं रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गया। मगर अभी तक रेल आई नहीं थी। मुझे इंतज़ार करना था। मैं हमेशा अपना हुलिया इसी तरह का बना के आता था कि कोई भी ये ना पहचान जाए कि मैं कोई चोर हूँ। मेरी हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं अपने कपड़ों पे भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करता था ताकि किसी को भी देख के ये महसूस ना हो कि मैं असल में हूँ कौन। मेरे पास मोबाइल भी अच्छे वाला था और मैंने कपड़ों के ऊपर एक जैकेट भी पहनी हुई थी। ये अलग बात थी कि वो भी चोरी की थी। एक बार मैंने एक शख्स का बटुआ छीना था। उसे शायद उसी वक्त टेंशन हुई और वो बेहोश हो गया। तो मैंने उसकी जैकेट भी उतार ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ऊपर से उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। ना जाने आजकल के शहरियों को हो क्या गया था। हर कोई परस में थोड़े थोड़े से पैसे डालकर घरों से निकलता था, जिसकी वजह से मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। कभी कभी मुझे सेविंग्स वाले पैसों से भी खर्चा करना पड़ जाता था। खवातीन भी अपने पर्सों में अब बहुत कम पैसे रखती थीं। किसी का 2,000 निकलता तो किसी का 4,000। अब वो ज़माना नहीं रहा था कि लोगों के पर्सों से अच्छी खासी रकम निकल आए। ना जाने सारा शहर एकदम से कैसे गरीब हो गया था। मैं अभी वहीं पे खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी देर बाद रेल भी आ गई। वहाँ से बहुत ज़्यादा मर्द व ख़वातीन उतरने लगे। अचानक से मेरी नज़र एक अकेली लड़की पे पड़ी, जिसके हाथ में एक परस था। वो क्रॉस बॉडी बैग नहीं था, वो क्लच था, जो लग भी अच्छा खासा भारी था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं दूर से आ रही है। मैं फ़ौरन से समझ गया कि ज़रूर इसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। मैं उसके पीछे पीछे मुंडलाने लगा। वो आगे आगे चलती जा रही थी। उसे अबाया पहना हुआ था। एक हाथ में उसने परस पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो हैंड कैरी को सड़क पे घसीटती जा रही थी। अभी वो रेल से बहुत आगे निकल गई। शायद उसे कोई लेने के लिए नहीं आया था। वो रिक्शे या टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। अचानक से मैंने उस पे हमला कर दिया। मैंने फ़ौरन से उसके हाथ से वो क्लच छीना और आगे की तरफ दौड़ लगा दी। वो मेरे पीछे भागी नहीं थी, बस वहीं से आवाज़ें देती रह गई। वो कमज़ोर सी लड़की थी जो मेरा पीछा नहीं कर पाई थी और ना ही कोई और मेरे पीछे आया था। ये अफरा-तफरी की दुनिया थी, कौन किसी की मदद करता है। मैं पर्स लेके बहुत आगे आ गया था। मैं 15 मिनट भागता रहा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने घड़ी पे देखा तो 11:30 का वक़्त हो चुका था। अब मुझे एक जगह की तलाश थी, जहाँ बैठ के मैं वो पर्स अच्छे से खोलूं, जिसे मैंने जेब से थैला निकाल के उसमें डाल दिया था। ये भी मेरा बहुत पुराना तरीका था। मैं हमेशा अपनी जेब में एक थैला रखता। जब भी मैं कुछ छीनता तो मैं फ़ौरन से जेब से थैला निकालता और उस चीज़ को उसके अंदर डाल देता, ताकि लोग देख ना पाए। मैं वो थैला लिया आखिरकार चलते चलते घर पहुंच गया। पहले मैंने सोचा कि बाहर ही कहीं पे खोल लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बस आज के लिए यही काफ़ी है। इस पर्स को देख के मुझे लगा था कि ज़रूर अंदर कुछ अच्छा ही होगा। वो पर्स लेके मैं घर आ चुका था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सहन में पड़ी हुई चारपाई पे बैठ के उस पर्स को खोलने लगा। उस पर्स को देख के तो मेरी आंखें चमक गईं। उसके अंदर एक मोबाइल था जो लग भी अच्छा खासा महंगा रहा था और साथ में पूरे 15,000 रुपए भी थे। उसके अलावा कुछ पर्चियाँ और आईडी कार्ड भी था। वो एक लड़की का था जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने आईडी कार्ड पे उस लड़की की तस्वीर देखी। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने उसी वक्त ही सारा सामान समेटा और कमरे में पहुंच गया। मैं बाकी सारी चीज़ें कमरे में रखाया, मगर आईडी कार्ड और पर्चियाँ लेके मैं किचन में आया और उन सब चीज़ों को वहाँ पर जला दिया। मैं हमेशा ही इस तरह के सबूत मिटा दिया करता था।
मैंने सोचा कि सबसे पहले मोबाइल में से सिम्स निकाल के फेंक दूंगा और इसके बाद मोबाइल सेल कर दूंगा। पहले भी मैं ऐसा ही करता था। जब कभी मुझे पर्स के साथ मोबाइल मिलता तो मैं उसमें से सिमें निकाल के तोड़ के फेंक देता और मोबाइल बेच दिया करता। मगर जैसे ही मैंने उस मोबाइल को खोला तो उस पर कोई लॉक नहीं था। ये देख के तो मैं हैरान रह गया। आजकल के ज़माने में कौन मोबाइल पे लॉक नहीं लगाता। जैसे ही लॉक खुला तो मेरे अंदर भी तजस्सुस बढ़ने लगा कि देखो मोबाइल में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने मोबाइल की गैलरी को खोला। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्वीरें थीं। मैंने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया तो नीचे वाली तस्वीरें देखकर मेरा दिमाग घूम गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने था और जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। ये अलग बात थी कि मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। उस लड़की की इतनी ज़्यादा तस्वीरें थीं, ऐसा लग रहा था कि वो मोबाइल उसी लड़की का ही हो, मगर ये तो किसी और लड़की के पास था। मैं अंदर तजस्सुस और भी उभरने लगा। मैंने फ़ौरन से व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप पर सबसे ऊपर ऊपर उसी लड़की का नंबर था और व्हाट्सएप पे प्रोफाइल में भी उसकी अपनी तस्वीर थी। मैंने उस तस्वीर को खोल के देखा तो वो छत पे खड़ी थी और ये वही छत थी जो उसके घर की अपनी छत थी। उसका नंबर आलिया के नाम से सेव था। मैंने उसी वक्त ही मोबाइल का डाटा ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने डाटा ऑन किया तो फ़ौरन से मैसेजेस आने लगे। वो किसी और के नहीं बल्कि आलिया के ही थे, जो पूछ रही थी कि नायला, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बिरयानी भी दम पे है और मैंने चाय भी बना रखी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, वरना मैं सब कुछ अकेली खा जाऊँगी। इसके बाद एक हंसने वाला इमोजी भी था और साथ में अपने घर का एड्रेस भी। ये सब देख के मेरा तो दिमाग घूम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो लड़की मेरी मनपसंद औरत की क्या लगती है, जो आलिया उससे इस तरह बात कर रही थी और ऊपर से उसे अपने घर बुला रही है। उससे जो मैसेज किए वो वॉइस मैसेजेस थे। उसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी। अब मैं सोच रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। मैंने फ़ौरन से मैसेज टाइप किया, अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ पाऊंगी। मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है। अगर दोबारा कभी प्लान हुआ तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वो लड़की ट्रेन से आई थी। मैं समझ गया था कि वो किसी दूसरे शहर से आई है, इसलिए मैंने आलिया को यही मैसेज कर दिया तो फ़ौरन से उसके मैसेजेस आने लगे कि तुम बहुत झूठी हो। तुमने कहा था इस बार तुम कराची आओगे तो मुझसे ज़रूर मिलोगी, और अब तुम बहाने बना रही हो। तुम बस वहीं इस्लामाबाद में ही रहो, मेरे पास अब कभी मत आना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं पे ख़त्म। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। उसके वॉइस मैसेज सुन के मैं समझ गया कि वो लड़की इस्लामाबाद से यहाँ पर आलिया से मिलने के लिए आ रही थी। मगर ये अभी भी नहीं जान पाया था कि आखिर वो उसकी लगती क्या है, क्योंकि आलिया बहुत ज़्यादा फ्रेंकनेस में बात कर रही थी। मैंने उसी वक्त ही मोबाइल का डाटा ऑफ कर दिया क्योंकि आलिया के और भी मैसेजेस आने लगे थे। मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मैसेजेस का क्या जवाब दूँ। मैंने डाटा ऑफ किया तो उसी वक्त ही कॉल आने लगी। मैं कॉल नहीं उठा सकता था। मैं कॉल उठाता तो फिर बात कैसे करता। मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरी महबूबा का नंबर मेरे हाथ लग गया था और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उससे बात करूं। उसी वक्त ही मैंने आलिया का नंबर अपने मोबाइल में डायल किया और उसके नंबर पे कॉल करने लगी। मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, उसका नंबर बंद जा रहा था। ये देख के मैं हैरान रह गया। एक तरफ उसकी कॉल उस लड़की नायला के मोबाइल पे आ रही थी और जब मैं कॉल अपने नंबर से करता तो उसका नंबर बंद जा रहा होता। अब फिर मैं समझ गया कि शायद उसने अननोन ब्लॉक किया हुआ है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ताकि अननोन नंबर से उन्हें कॉल ही ना जाए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मैं आलिया तक रसाई ज़रूर हासिल करूंगा और फिर ये सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैं बार बार छत पे जाके देखता रहा था, मगर आलिया छत पे नहीं आई थी। रात को मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि क्यों ना मुझे उसी लड़की के नंबर से आलिया को मैसेज करना चाहिए कि मेरा कज़न तुम्हें पसंद करता है और तुमसे बात करना चाहता है। उसका नंबर अपने पास सेव कर लो। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस लड़की का मोबाइल उठाया, उसका डाटा ऑन किया और उसी वक्त ही आलिया के नंबर पे मैसेज कर दिया तो उसका फ़ौरन से जवाब आ गया। वो ऑनलाइन ही बैठी थी। वो कह रही थी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं क्यों तुम्हारे कज़न से बात करूँगी? तुम्हें पता तो है मेरे घर वाले कितने सख्त हैं, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। आज खैर तो है तुम्हें। मुझे लगता है नायला तुम पर फिर तुम्हारी कज़न सोबिया का असर हो गया है। मैं दोबारा से मैसेज टाइप करने लगा। मैं उसकी मिन्नतें करने लगा। वो भी नाइला बन के, और आखिरकार उसने कह ही दिया कि अच्छा दो अपने कज़न का नंबर मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ। इस तरह जब वो मुझे कॉल या मैसेज करेगा तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। मैं उसे सीधा मना करूँगी। मैं बस एक मर्तबा सिर्फ़ इसलिए उससे बात करूँगी ताकि वो तुम्हें तंग ना करे। मैंने आलिया से यही कहा
میرا کزن مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بات کراؤں، تم خود ہی اس سے بات کر کے اسے منع کر دو۔ میں نے ایک بہت بڑی کھچڑی پکنے کے لیے چڑھا دی تھی، جو نہ جانے پکنی بھی تھی یا نہیں۔ اسی وقت میں نے اپنا نمبر دے دیا اور پھر خدا حافظ کر دیا۔ میں نے میسج ٹائپنگ کی تھی مگر وہ وائس بھیجتی رہی۔ اسے یہ نہیں کہا کہ تم وائس میسج کیوں نہیں بھیج رہی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے سوچا کہ اب اس سے ضرور میرا نمبر سیو کر لیا ہوگا۔ میں نے اپنے نمبر سے کال کی تو کال جانے لگی مگر کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا اور پھر کال کاٹ دی گئی۔ تو میں حیران ہوا کہ ابھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ کال اٹینڈ کر لے گی، تو اب کیوں کال کٹ کر رہی ہے؟ اگر اس نے بات نہیں کرنی تھی تو پھر نمبر کو سیو کیوں کیا؟ میرا دماغ پھر سے پھٹنے لگا تھا۔ میں آدھی رات تک اسے کالز پہ کالز کرتا رہا مگر اس نے میری ایک بھی کال اٹینڈ نہ کی، نہ ہی اس نے نمبر بند کیا۔ بس کال کو کٹ کر دیتی تھی اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ 10 بج رہے تھے۔ میں ہمیشہ 10 بجے ہی اٹھا کرتا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس پہ ایک میسج آیا ہوا تھا کہ دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے صرف اور صرف نائلہ کی وجہ سے آپ کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا، ورنہ آپ کی تو میرے پاس کال بھی نہیں آنی تھی۔ پلیز میری دوست نائلہ کو تنگ مت کیجیے گا۔ میں کسی غیر لڑکے سے بات نہیں کرتی، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اللہ کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایک لمبا چوڑا ٹیکسٹ آیا ہوا تھا جو عالیہ کے نمبر سے ہی آیا ہوا تھا۔ اسے پڑھ کے میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ بھلے اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ مجھ سے بات کر چکی تھی۔ اگر وہ بات نہ کرنا چاہتی ہوتی تو وہ میسج بھی نہ کرتی، مگر اس نے میسج کیا اور یہ میرے لیے کافی تھا۔ میں نے اسی وقت ہی دوبارہ سے میسج بھیج دیا کہ بس آپ مجھ سے ایک مرتبہ بات کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ میں نے یہ میسج بھیج تو دیا تھا مگر وہ آن لائن نہیں تھی۔ وہ میسج اس کا رات کا آیا ہوا تھا جو شاید میرے سونے کے بعد آیا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب وہ آن لائن آئے اور میرا میسج دیکھے، لیکن صبح سے دوپہر ہو گئی مگر اس نے میرا میسج نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی مگر شام تک اس نے میرا میسج دیکھ لیا اور رپلائی بھی کر دیا۔ اس بار بھی اس نے ٹائپنگ کی تھی، پہلے بھی اس نے ٹائپنگ ہی کی تھی۔ وہ صرف نائلہ کے نمبر پہ ہی وائس میسج بھیجا کرتی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، میں کیوں آپ سے بات کروں؟ پلیز آپ مجھے دوبارہ تنگ مت کیجیے گا۔ اس مرتبہ اس نے چھوٹا سا میسج کیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں آج کام پہ بھی نہیں گیا تھا اور وہ موبائل بھی میں سیل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ذریعے میں نے نائلہ بن کے عالیہ سے بات کرنی تھی۔ اور پھر 2 4 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں اسے بار بار میسیجز کر کے کہتا رہا کہ پلیز مجھ سے ایک بار بات کر لو، لیکن نہ اس نے میری کال اٹینڈ کی اور نہ ہی بات کرنے کی حامی بھری۔ بس میری بات کے جواب میں سمپل ٹیکسٹ بھیج دیتی اور ہر میسج میں اس سے بات کرنے سے منع کر رہی ہوتی۔ باتوں باتوں میں مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلوم ہو گیا۔ کچھ باتیں مجھے نائلہ کے موبائل سے پتہ لگ گئی کیونکہ وہاں پہ ان کی پرانی چیٹس موجود تھیں، اور کچھ باتیں میں نے ایسے ہی اگلوا لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ یہیں کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے مگر اس کا اصل گھر یہ نہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس کا اصل گھر گجرانوالہ کے گاؤں میں تھا مگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تقریباً تمام ڈیٹیل پتہ چل گئی تھی اور یونیورسٹی کا نام میں نے پرانی چیٹ سے دیکھ لیا تھا۔ مجھے چیٹ سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ نائلہ اور عالیہ کی آپس میں سوشل میڈیا پہ دوستی ہوئی ہے۔ وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملنے والی تھیں مگر میری وجہ سے مل نہ پائیں، اور نائلہ نے ابھی اس کے وہ میسیجز بھی نہیں دیکھے تھے جس میں عالیہ نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تھا۔ وہ میسیجز تو میں نے دیکھے تھے، اس لیے نائلہ پرس چھن جانے کے بعد اپنی دوست کے گھر تک نہ پہنچ پائی۔ اب ہر روز میں اس کے پیچھے یونیورسٹی تک جاتا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا۔ اسے معلوم نہیں تھا میں وہی ہوں جو اس سے ہر روز فون پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور پھر وقت گزرتے گزرتے پورے 15 دن گزر گئے۔ آج میں نے اس کی خوب منت کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے 1 منٹ کے لیے بات کر لیتی ہوں مگر اس کے بعد آپ کی کوئی کال نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں اپنے ماموں سے کہہ دوں گی۔ اس کا میسج پڑھ کے میں فوراً سے کال کرنے لگا تو اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگی اور میں نے بس اتنا ہی کہا کہ آپ ہیں کون اور کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں وہیں پہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں جواب نہیں دے پایا تھا، میں اس کی بات کے سحر میں آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گونگے ہیں کیا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ تو اسی وقت میری ہنسی نکل گئی تو دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔
आलिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने आपको देखा हुआ है, आप बहुत खूबसूरत हैं। बस इसीलिए आपसे बात करना चाहता था। भले आप मुझे पसंद न करें, मगर प्लीज़ कभी-कभार मुझसे बात कर लिया करें। इस तरह मेरी ज़िंदगी के दिन बढ़ जाएँगे। मैं बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रहा था, मैं उस लड़की से बात कर रहा था जिसे मैं कितने महीनों से यूँ ही दूर-दूर से देखा करता था। और अब मैं उससे बात करने लगा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी आवाज़ गीली हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। शायद मैं बहुत अरसे से प्यार के लिए तरसा था, कोई भी मुझे प्यार नहीं देता था। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि मैं आपको पसंद नहीं करती और मैं क्यों आपसे बात करूँ? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं लड़कों से बात नहीं करती, प्लीज़ आइंदा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, वरना मेरा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता भी है मेरे मामू कितने ज़्यादा सख्त हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे बाहर निकलने देते हैं, और वैसे भी 5 माह बाद मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने घर गुजरावाला चली जाऊँगी। जैसे ही नायला ने ये कहा तो मेरी सांसें अटकने लगीं। नायला, प्लीज़ गुजरावाला वापस जाने से पहले एक मर्तबा मुझसे मिल लो, फिर बेशक चली जाना। भले तुम मुझसे प्यार न करो, भले तुम मुझसे बात मत करो, बस एक मर्तबा मुझसे मिल लो। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। न जाने उसे मुझ पे कैसे रहम आया है, शायद मेरी आवाज़ भी उसे अच्छी लग गई थी, तो वो कहने लगी कि सोच कर बताऊँगी। अभी मैं कॉल बंद कर रही हूँ। उसने कॉल बंद कर दी थी और मैं उसके ख्वाबों में खो गया था। पिछले 15 दिनों से मैं उसकी मिन्नत कर रहा था कि मुझसे कॉल पे बात करो, और आज मेरी उससे कॉल पे बात हो गई थी। मैं हवाओं में उड़ने लगा था। पिछले 15 दिनों से मेरा काम भी बहुत खूब चला था। मैंने खूब बरस मारे थे। मेरे कमरे में परसों का तकरीबन एक ढेर लग चुका था, जिनमें से कुछ पुराने थे तो कुछ नए। और फिर 2 दिन बाद जब मैंने उसे मैसेज किया तो वो कहने लगी कि यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं एक कैफ़े में जाऊँगी, तुम भी वहीं पे आ जाना। और उसने मुझे कैफ़े का एड्रेस टेक्स्ट किया और फिर मैं वक्त पे ही उस जगह पहुंच गया। मैंने आज उसे पहली मर्तबा आमने सामने देखा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे चेहरे पे मास्क लगा के गया था। मैं डर रहा था कि कहीं उसने मुझे गली में कभी देखा ना हो। मैं उसके सामने मास्क लगा के बैठा रहा। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मास्क के अंदर से ही उससे बात की थी। उसने भी नहीं कहा था कि आप मुझे अपना चेहरा दिखाएं। वो भी मेरी तरफ ज़्यादा नहीं देख रही थी। उसे नज़रें झुका के बार-बार यही कहा कि मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं। वो बार-बार एक ही बात करती है और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं। यहाँ पे भी मुझे बस यही कहने आई थी कि बस मेरा पीछा छोड़ दें। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कह रही थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने किसी गैर मर्द से बात की है, तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा गया है। मैं ऐसे-वैसे काम नहीं कर सकती, और मैं जानता था कि वो ऐसी-वैसी लड़की नहीं है। क्योंकि मैं जब भी छत पे चढ़ता तो वो 1 मिनट के लिए भी इधर नहीं देखती थी, अपना काम करके चली जाती थी। वो ज़्यादा देर छत पे रुकती भी नहीं थी। मैंने आज उससे बस इतना कहा कि मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने तुम्हें टूट के चाहा है, और मैं आज से नहीं बल्कि कितने महीनों से तुम्हें चाहता हूँ। पहली मर्तबा मैंने तुम्हारी तस्वीर अपनी कज़न नायला के मोबाइल में देखी और उसी वक्त ही तुम्हारा दीवाना हो गया। तब से लेके अब तक उसकी मिन्नतें करता रहा हूँ कि तुम्हारा नंबर ला दे, और आज देखो मैंने तुमसे मिल भी लिया। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यहीं पे मुकम्मल हो गई है। अगर तुम चाहो तो आइंदा मुझसे बात करना, वरना मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ये कह के मैं वहाँ से उठाया। ना जाने मुझे क्या हो गया था। वो बेचारी तकती रह गई और मैं कैफ़े से बाहर निकल आया। मैं घर पहुँचा तो उसकी कॉल आने लगी, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो वो कहने लगी, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। आपसे बात करके मुझे रिलैक्स सा फ़ील होता है। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, मगर दिल चाहता है आपसे बात करूँ। उसकी बातें मुझे और ज़्यादा उलझन में मुब्तला कर रही थी। उसका भी मेरे वाला हाल था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे मुझसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। शायद अल्लाह ताला ने हम दोनों के दिलों को मिला दिया था और फिर हमारी बातचीत यूं ही चलती गई। वो बेचारी कभी कभी नायला के नंबर पे भी मैसेज करती, कभी मेरे बारे में बात करती, मेरे बारे में पूछती, मगर मैं नायला के नंबर से उससे ज़्यादा बातें नहीं करता था। मैं कभी कह देता कि मैं बिज़ी हूँ, तो कभी कह देता मैं काम कर रही हूँ। वो तो यही समझ रही थी कि मैं नायला ही हूँ। वो कभी-कभार नाराज़गी वाले मैसेज भी भेज देती थी कि नायला, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम सही तरीके से बात क्यों नहीं करती? तुम्हें कोई ना कोई बहाना बना के खामोश करा देता। वक़्त यूँ ही गुज़रता जा रहा था। मैं अपना काम भी ठीक तरीके से कर रहा था। आए रोज़ मैं कोई बड़ा बरस मार के घर ले आता।
मैंने 1-2 मर्तबा आलिया को तोहफ़े भी भिजवाए थे। वो मैंने ऑनलाइन डिलीवर करवाए थे, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि उसके पड़ोसी ने ही भिजवाए हैं। वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी मगर कभी मोहब्बत का इज़हार नहीं करती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती थी। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, जो यहाँ पर अपने मामू के घर पे पढ़ने के लिए आई थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, बार-बार मेरे ज़हन में एक ही ख़्याल आता था कि जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और वो अपने शहर वापस चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दिमाग फटने लगता था, दिल चाहता था कि खुद को ख़त्म कर लूँ। मैं उसे खुद से दूर भेजने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर एक न एक दिन तो ये होना था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इससे पहले ही मुझ पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। आज बुध का दिन था और मैं रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद था। मुझे इंतज़ार था कि कब रेल आएगी और मैं अपने काम पे लगूँगा। मैं 2 दिन से रेलवे स्टेशन नहीं आया था। तबीयत बोझल सी हो रही थी मगर आज मैं अपने घर से निकल ही आया। आज मैं हशाश बशाश था। सुबह सवेरे ही मेरी आलिया से फ़ोन पे बात हो गई थी और जब भी मेरी उससे बात होती थी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मैं एक बेंच पे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। आलिया की नज़र में मैं यहीं कराची में ही रहता था। पहले वो हैरान हुई थी कि नायला तो इस्लामाबाद में रहती है, तो आप कराची में क्यों रहते हैं? तो मैंने उसे कहा था कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो मेरी बात में आ गई। वो मेरी बात में कैसे ना आती। उस वक़्त नायला भी मैं खुद था और अकबर भी खुद ही था। वो नायला से कुछ पूछती तो मैं ही जवाब देता था और मैं कैसे अपने बारे में गलत बात कर सकता था। थोड़ी देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी। लोग नीचे उतर रहे थे। मैं इधर-उधर अपने शिकार को ढूँढने में लगा हुआ था। मैं इधर-उधर देख रहा था मगर कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी जो शक्ल से बहुत मासूम और कमज़ोर लगे। अचानक से मेरी निगाह एक बेंच पे गई जहाँ एक लड़की बैठी थी। मैं नहीं जानता था कि ये लड़की पहले से बैठी थी या अभी ट्रेन से उतरी थी। उस लड़की के पास एक बैग था जो उसने अपने साथ बेंच पे रखा हुआ था। वो बार-बार उस बैग के अंदर झाँकती और फिर उसे बंद करके अपने साथ ही रख देती। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। वो घबराई-घबराई सी लग रही थी। उसके इस तरह करने से मुझे महसूस हुआ कि उसके बैग में कुछ ख़ास है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैंने सोच लिया कि आज यही लड़की मेरा शिकार बनेगी। मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब जाके खड़ा हो गया। मैंने मोबाइल जेब से निकाल के कान पे रख लिया ताकि वो समझे कि मैं किसी से मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। मगर मैं मुड़-मुड़ के उसे देख भी लेता। वो बार-बार बैग को चेक करती और फिर अपने साथ लगा के बैठ जाती। अचानक से मैंने देखा कि ट्रेन से बहुत सारे लोगों का एक टोला उतर रहा है। मैंने सोचा कि यही वक़्त है, इससे बैग खींच के इन्हीं लोगों के अंदर घुस जाऊँगा तो इससे कुछ समझ ही नहीं आएगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं आगे बढ़ा और उससे वो बैग खींच के लोगों की भीड़ में गुम हो गया और वहाँ से भागता-भागता बहुत दूर तक निकल आया। वो बैग छोटा नहीं था और वज़नी भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बड़ा हो। मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मैंने सोचा था कि अगर इस बार मुझे कुछ बड़ा मिल गया तो मैं आलिया को बहुत बड़ा गिफ्ट दूँगा। मैं वो आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था। मैंने उस बैग को क्रॉस बॉडी की तरह पहन लिया था। वो एक ब्लैक कलर का बैग था जिसे पहन के अब मैं चलता जा रहा था। वो कोई ज़नाना बैग नहीं था, इसलिए मुझे पहनने में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई और ना ही मैंने उसे थैले में डाला। मैं आराम-आराम से चलता-चलता आखिरकार घर पहुँच गया। घर पहुँचकर सबसे पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर बैग को लेके अपने कमरे में पहुँच गया। मैंने बैग की ज़िप खोली और जैसे ही अंदर झाँका तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर ना ही कोई सोना था, ना ही कोई पैसे वग़ैरह। उसमें तो सफ़ेद-सफ़ेद पुड़ियाँ थीं, जिन्हें सूंघ के मुझे महसूस हुआ कि ये कोई नशे वाली चीज़ है। मेरा दिमाग फटने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ उठा लाया हूँ। अचानक से मेरे घर के दरवाज़े पर दस्तक होने लगी तो मैंने जल्दी से बैग को बंद किया और उसे अपने कमरे में छुपा के बाहर निकल आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। उन्हें देख के मैं हक्का-बक्का हो गया। मैंने उनसे पूछा मेरा क्या कसूर है? तो वो दनदनाते हुए अंदर आ गए और कहने लगे कि कहाँ है वो बैग? हमसे झूठ मत बोलना, हम कब से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तुम हमसे बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर घुस गए और फिर बैग भी तलाश कर लिया और फिर बैग समेत मुझे थाने ले आए। पहले तो मैं इनकार करता रहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये बैग मेरे घर पे कैसे आया। लेकिन जब उन्होंने मेरी मार निकाली तो मैंने सब कुछ सच-सच बता दिया कि मैं छोटा-मोटा चोर हूँ और पर्स खींच के ही अपना गुज़ारा चलाता हूँ। आज मैंने ये पर्स खींचा तो इसमें से ये सब निकला। मैं नहीं जानता वो लड़की कौन थी और वो ये सब कहाँ लेके जा रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे तो आगे-पीछे भी कोई नहीं। मैंने रोते हुए इल्तिजा की तो शायद डीएसपी को मुझ पे तरस आ गया और उसने मुझे कहा कि शुक्र है तुमने सच बोल दिया।
इस तरह हम असल मुजरिम तक भी पहुंच जाएंगे, मगर तुम्हें तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुम एक चोर हो और तुमने अपने जुर्म का एतराफ़ अपने मुंह से किया है। मगर हाँ, तुमने सच बोला है, इसलिए तुम्हारी सज़ा में कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। वो ये कह के वहाँ से चला गया और मैं रोता रह गया। 2 दिन बाद वो दोबारा से आया और कहने लगा कि आज तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं पे इस चीज़ का फैसला होगा कि तुम्हें कितने माह कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ही उसने ये कहा, तो मैं उसके कदमों में गिर गया और उसे सब बता दिया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा था कि मैं कौन हूँ और किसके साथ रहता हूँ, मगर उस डीएसपी ने पूछा। इसलिए मैंने उसे सब सच बता दिया कि पिछले कितने सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ और मेरे चोर बनने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसे वो सारी कहानी सुना दी थी जो मेरे माजी का एक तल्ख तरीन किस्सा थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि एक मर्तबा मेरे स्कूल में एक दूसरे लड़के ने चोरी की थी। उस वक़्त मैं 10वीं जमात में था, मगर इस चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया गया और मुझे पूरा हफ़्ता स्कूल भी ना आने दिया और मुझे जुर्माना भी भरना पड़ा। उस वक़्त मेरे अम्मी-अब्बू बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने मुझे डाँटा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मगर सारे ख़ानदान में ये बात फैल गई थी कि मैंने हेडमास्टर साहब का फ़ोन चोरी किया है और मैं ही क्लासरूम में बच्चों के पैसे उठाता रहता हूँ। उस दिन से मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई कि भले हम बुरे हों या अच्छे, लोग हमें बुरा ही समझते हैं। और उस दिन से ही मैंने चोरी चकारी शुरू कर दी। अब ये अम्मा अब्बा भी इस दुनिया से चले गए, तो मैंने इसी काम को अपना मुस्तकिल काम बना लिया और आज मेरे साथ ये सब हो गया। मैं असल में ये सब नहीं चाहता था। मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उसे सुनाई, तो उसे मुझ पे तरस आया और उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाऊंगा तो क्या तुम राह रास्त पर आ जाओगे? तो मैंने उससे कह दिया कि भले आप मुझसे कसम उठवा लें। मैं तो खुद ये काम कब से छोड़ना चाहता था, बस समझ नहीं आती थी कि किस तरह से छोड़ूं। आप मुझे रिहा कर दें, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ, उसने मुझे रिहा कर दिया। ना जाने उसे मेरी आंखों में क्या सच्चाई नज़र आई कि उसने मुझे अपने ऑफिस में काम पे रख लिया, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज तक की तालीम मुकम्मल की थी। उसके ऑफिस में मैं काउंटर पे काम संभाला करता, क्योंकि और तो मैं कुछ नहीं जानता था, मगर कैश का हिसाब तो रख ही सकता था। वो ऑफिस दरअसल उसके बेटे का था, मगर था उसे डीएसपी के नाम पे। मैं वहीं पे काम करने लगा। 2-3 दिन जब मैं पुलिस स्टेशन रहा, तो इसी दौरान मेरे घर पे ताला लगा रहा, क्योंकि जब पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन लेके आई तो वहाँ पे ताला लगा दिया गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ गया हूँ। उस वक़्त दोपहर का वक़्त था। मोहल्लेदार अपने घरों के अंदर थे, गली में भी कोई नहीं था। किसी ने नहीं देखा था कि पुलिस मुझे पकड़ के जा रही है। आज मैंने अपना नंबर ऑन किया और आलिया से बात भी की। वो नाराज़ हो रही थी कि आपका नंबर बंद क्यों था? मैंने आपको कितनी कॉल्स किया, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और फिर मैंने उसे उसी कैफ़े में बुला लिया जहाँ हम अक्सर मिला करते थे। आज मैंने उसका हाथ थाम के उसे अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुना डाली, तो उसकी आँखों से आँसू निकल आए। मैंने उसे सब सच बता दिया कि किस तरह से मुझे उसका नंबर मिला और आखिर मैं करता क्या था। मेरी बात सुन के वो रोती रही, मगर आखिर में उसने यही कहा कि मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने वाला चोर है या फिर हाजी। मोहब्बत तो बस हो जाती है और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अब जब आपने ये सारा काम छोड़ दिया है तो मैं भी आपको खुले दिल से अपना लूँगी। वैसे भी मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। उसकी ये बातें मुझे अंदर तक सुकून दे गईं। मेरी ज़िंदगी मामूल पे आने लगी। वक़्त यूँ ही गुज़रता गया। फिर उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो वो अपने शहर वापस लौट गई। उसने मुझसे कहा था कि जब वो चली जाएगी तो कुछ अरसा बाद मैं उसके घर रिश्ता लेके जाऊँ और मैं उसके घर जाके यही कहूँ कि मैं उसकी दोस्त नायला का कज़न ही हूँ। फिर मैंने ऐसा ही किया। वो अपने घर में पहले ही बात कर चुकी थी। जितना वो कहती थी कि मेरे घर वाले सख्त हैं, वो उतने सख्त थे नहीं। और फिर डीएसपी अंकल भी मेरे साथ गए। उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। मैं पुराने घर में नहीं रहता था, बल्कि उनके घर के करीब उनका एक छोटा सा घर था। मैं वहीं पे रहता था। डीएसपी अंकल ने मेरी तरफ से बात की, मगर उन्हें ये नहीं बताया कि पहले मैं क्या काम करता था। और फिर बड़ी जल्दी मेरा रिश्ता हो गया और आलिया रुखसत होके मेरे घर आ गई। जब वो मेरे घर आई तो मैंने उसको उसकी दोस्त नायला का मोबाइल और पर्स दे दिया और उससे कहा कि तुम अपनी दोस्त से बात करो, उससे सब कुछ सच सच बताओ और उससे उसकी चीज़ें भी वापस लौटा दो। तो उसने ऐसा ही किया। नायला की चीज़ें हमने कोरियर के ज़रिए इस्लामाबाद भिजवा दी। आलिया ने उसका एड्रेस और दूसरा फ़ोन नंबर एक लड़की के ज़रिए बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मेरी ज़िंदगी की गुत्थी सुलझ गई, जो कब से सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे इस काम में सुकून नहीं मिलता था, बस मैं ये काम करता जाता था, मगर अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल चुकी थी। एक तो मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और दूसरा मैंने अपने आप को मिल गया,
क्योंकि इतने सालों से जो मैं ज़िंदगी गुज़ार रहा था वो मैं तो नहीं था। वो तो किरदार था जिसे ज़बरदस्ती बनाया गया था, वो भी झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर।